आज बात करते हैं वाटर लॉगिंग के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। फील्ड में जो वाटर लॉगिंग हो जाती है उसके क्या क्या मेन कॉजेज़ होते हैं और वाटर लॉगिंग का क्रॉप प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में हम बात करेंगे। पहला तो हम देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं वाटर लॉगिंग के फील्ड में, और दूसरा वाटर लॉगिंग का प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। खेत में जल भराव के क्या क्या रीजंस होते हैं। पहला रीज़न, ओवर इरिगेशन। मान लो आप ड्रिप सिस्टम वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, फ्लड इरिगेशन वगैरह कर रहे हो, और ऊपर से जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा ही आप इरिगेशन कर रहे हो, तो क्या होगा, मिट्टी पूरी तरीके से सेचुरेट हो जाएगी, उसके पोर्स सेचुरेट हो जाएंगे, इनफिल्ट्रेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और वाटर लॉगिंग की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लगातार लंबे वक्त तक बारिश होती रही। मान लो आपका एक खेत में, आपके शहर में, या जहाँ पे भी आपका फील्ड था, लंबे वक्त कई दिनों से 3 दिन 4 दिन 5 दिन या पूरे महीने भर बारिश ही बारिश होए जा रही है, तो ऐसे केस में भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। या मान लो हैवी रेनफॉल देखने को मिला किसी दिन, तो उस वजह से भी जल भराव हो सकता है। तीसरा रीज़न आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब ये हो गया कि आपका खेत ही ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे ढलान आपकी खेत की तरफ है, यानी कि बारिश वगैरह होगी तो आसपास से पानी बह करके आपके खेत में ही आके इकट्ठा हो जाएगा, तो वो एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है आपने ड्रेनेज ही ढंग से ना बना रखा हो, बंद वगैरह प्रॉपर ना बना रखा हो, तो ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है जो खेत की मिट्टी है, यानी कि अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो हाई हो, ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो ही पुअर हो। सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर, यानी कि मिट्टी में क्ले की मात्रा देखो, तो भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। हाई क्ले कंटेंट, और ये भी हो सकता है कि मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो चुकी हो हैवी मशीनरीज की वजह से, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्टेड सॉइल होगी, फिर उसमें पोर स्पेस तो पूरे तरीके से रिड्यूस हो चुका होगा, तो उसमें ना एरिएशन ढंग से हो रहा होगा और इन्फिल्ट्रेशन ढंग से होगा नहीं, जिससे पर्कुलेशन भी नहीं होगा, तो पानी ऊपर ही इकट्ठा हो जाया करेगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है पुअर सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर का, कि मिट्टी में क्ले का कंटेंट जो है वो हाई हो। और इसके अलावा एक रीज़न हो सकता है कि हैवी मशीनरीज की वजह से मिट्टी कॉम्पैक्ट हो चुकी हो। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम फील्ड में देखने को मिल सकती है। आगे बात करें तो वाटर लॉगिंग क्या मतलब होता है। लॉगिंग का मतलब कहीं पे जमा हो जाना, और वाटर तो आपको पता ही है, तो पानी का खेत में जमा होना, वही वाटर लॉगिंग कहलाता है। जब सॉइल का पोर स्पेस पूरे तरीके से सेचुरेट हो जाता है, यानी कि एक लिमिट होती है सॉइल की, शुरुआत में आप पानी अप्लाई करोगे, इन्फिल्ट्रेशन होगा और पर्कुलेशन से पानी नीचे जाएगा, लेकिन जब पोर स्पेस पूरे तरीके से पानी से सेचुरेट हो चुका होगा, तब क्या होगा, मिट्टी पूरे तरीके से सेचुरेट हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन पूरा बंद हो जाएगा और पानी फिर आपका ऊपर जो है इकट्ठा होने लगेगा, जिसे हम बोल देंगे वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग ऑकर्स व्हेन सॉइल पोर स्पेस बिकम completely saturated with water, leaving no space for air। क्योंकि पूरे के पूरी पोर स्पेस तो पानी से भर गई ना। अब इससे होगा क्या, बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो है वो प्लांट के लिए क्रिएट हो जाता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो तो लगभग पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि कंडीशन बन जाती है एनारोबिक। तो इसे हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग का क्रॉप प्लांट्स पे क्या असर पड़ता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो प्लांट जो है एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन पर आ जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो कि उसकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी पड़ती नहीं है, तो एनर्जी के अभाव में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो पहला तो हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा आ जाता है कि इस एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो टॉक्सिक कंपाउंड्स वगैरह बनते हैं, उससे रूट इंजरी और रूट डेथ भी देखने को मिलती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, क्योंकि मिनरल आयन का एक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए तो एनर्जी चाहिए और एनर्जी इतनी बन रही रही। तो इस वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बेलेंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है फिर। इसके अलावा कुछ विजिबल शूट सिस्टम भी देखने को मिलेंगे, यानी कि पत्ती वगैरह का पीला पड़ना, और कुछ और भी रिलेटेड सिस्टम जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब इन चीज़ों को थोड़ा एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि वाटर लॉगिंग की वजह से प्लांट जो है एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन पर आ जाता है। देखो नॉर्मली होता क्या है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना। अब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता ये है
ये ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट एसिड के या पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-3 कार्बन के। अब अगर कंडीशन एरोबिक है तो ये दोनों 3-3 कार्बन के पायरुवेट एसिड के मॉलिक्यूल या पायरुवेट सबसे पहले लिंक रिएक्शन में, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है, सबसे पहले लिंक रिएक्शन में जाता है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम भी बनता है और साथ में NADH बनता है। अब क्योंकि पायरुवेट एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पे 2 NADH के मॉलिक्यूल जो है बनते हैं। एक NADH से आगे चल के हमें 2.5 ATP जो है देखने को मिलता है और एक FADH से याद रखना 1.5 ATP। फिर क्या होता है उसके बाद में, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये जाके क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। वहाँ पे NADH की फॉर्मेशन, फिर GTP की फॉर्मेशन, FADH2 की फॉर्मेशन, ये सब होती है। एक GTP हमारा 1 ATP की बराबर होता है, एक NADH से हमें 2.5 ATP की फॉर्मेशन होती है ETS के बाद में, और एक FADH2 से हमें 1.5 ATP मिलता है। तो अगर आप एरोबिक कंडीशन में देखोगे ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को मिलाकर ETS के बाद में, तो फिर एरोबिक कंडीशन में टोटल आपका यहाँ पे 32 ATP बनते हैं। लेकिन क्योंकि अब वाटर लॉगिंग हो चुकी है, तो वाटर लॉगिंग हो चुकी है इस वजह से एरोबिक कंडीशन तो है नहीं। कंडीशन कैसी है? एनारोबिक है। तो एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, ये जो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में फाइनली 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड या पायरुवेट के बने थे, ये फर्मेंटेशन में चले जाते हैं। और फर्मेंटेशन भी 2 तरीके की होती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है। होता यह है ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP बने थे, लेकिन 2 आपके पहले कंज्यूम भी हो गए थे ग्लाइकोलिसिस में, तो हमें ग्लाइकोलिसिस में जो नेट मिलता है वो 2 ATP मिलते हैं। और जो NADH ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं वो NADH फर्मेंटेशन में इस्तेमाल हो जाते हैं, जिससे जो NAD प्लस बनता है वो वापस से ग्लाइकोलिसिस में काम में आता है। या डायग्राम में देख भी सकते हो। तो होता यह है, ये जो लैक्टिक एसिड वगैरह बन रहा है, इथेनॉल वगैरह यहाँ पे बन रहा है, प्लांट के लिए बहुत टॉक्सिक चीज़ें हैं, इनसे सीधे रूट डैमेज होती है। और आप अगर ध्यान से देखो तो फर्मेंटेशन जो हो रही है इसमें ना NADH बन रहा है, NADH उल्टा इस्तेमाल हो रहा है, तो NADH भी नहीं बन रहा और ATP भी यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रही। केवल जो ग्लाइकोलिसिस का ATP था बस वही है, और वो कितने हैं? 2। तो एनारोबिक कंडीशन में केवल 2 ATP बन रहा है। कहाँ एरोबिक में 32 ATP बनती है और कहाँ एनारोबिक में 2 ATP बन रहा है। तो एनर्जी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो भी प्लांट की ढंग से पूरी नहीं हो पा रही। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जो ग्लाइकोलिसिस का मैंने बताया कि ये तो पढ़ ही रखा होगा वैसे आपने, 2 ATP बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, 2 NADH की फॉर्मेशन होती है। अब एनारोबिक कंडीशन में ये NADH जो 2 बने थे ये फर्मेंटेशन में इस्तेमाल हो जाते हैं, जिससे NAD प्लस आपस से बन जाता है ग्लाइकोलिसिस के लिए। और जो 2 ATP हमारे नेट हैं ग्लाइकोलिसिस के, पूरे की पूरी फर्मेंटेशन में बस नेट हमें 2 ATP ही मिलता है। ETS भी केवल और केवल एरोबिक कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से एनारोबिक कंडीशन में केवल 2 ही ATP बनते हैं, ध्यान रखना। ग्लाइकोलिसिस तो चाहे आपका प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो सभी में होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल पाथवे फॉर ग्लूकोज डिग्रेडेशन हम बोलते हैं। खैर मीनवाइल बात यह है कि एनारोबिक कंडीशन जो हमें देखने को मिली वाटर लॉगिंग की वजह से, उसकी वजह से जो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड के 3-3 कार्बन के थे फर्मेंटेशन में आ गए, फर्मेंटेशन हुई और फर्मेंटेशन में हमारा जो ग्लाइकोलिसिस के NADH थे वो इस्तेमाल हो गए, और हमें केवल और केवल इस पूरे प्रोसेस में 2 ही ATP मिले, वो भी केवल ग्लाइकोलिसिस से। फर्मेंटेशन से ना तो कोई ATP मिला ना NADH मिला, उल्टा टॉक्सिक कंपाउंड्स मिल गए जैसे लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, जो पूरे के पूरे प्लांट को अब डैमेज करेंगे, क्योंकि रूट पूरे तरीके से इससे डैमेज होगी। आगे देखें तो अब होता क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रूट इंजरी एंड डेथ। अब क्योंकि जितनी एनर्जी की ज़रूरत थी उतनी एनर्जी तो मिल नहीं रही, तो जो रूट की ग्रोथ है वो पूरे तरीके से रुक जाएगी और धीरे धीरे फिर सड़ना स्टार्ट हो जाती है रूट। अब बाई चांस मान लो अगर पौधा बच भी गया, क्योंकि उसकी रूट अब डैमेज हो चुकी है, तो अब वो हाईली ससेप्टेबल हो जाएगा ड्रॉट के प्रति आने वाले समय में। ये मान लो अगर आपकी ये वाटर लॉगिंग की कंडीशन कुछ समय में ख़त्म हो गई, लेकिन आपकी क्योंकि अब रूट डैमेज हो चुकी है, क्योंकि उसकी ग्रोथ भी अब नहीं होगी, अब पूरे तरीके से वो जो है डैमेज हो गई है, डिके हो रहा है, तो क्या होगा अब आगे अगर मान लो कोई भी ड्रॉट वगैरह आया, अब मान लो अगर आगे कोई भी ड्रॉट वगैरह आया
सूखा पड़ा तो वो उसके प्रति ससेप्टेबल रहेगी। ये यहाँ पे देखो इन्होंने लिख भी रखा है कि अगर ये देखो ये रहा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि प्लांट जो है पूरे तरीके से ससेप्टेबल हो जाएगा ड्रॉट के प्रति बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब उसका कोई फंक्शनल रूट सिस्टम नहीं है जो ढंग से मॉइस्चर वगैरह को अब एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि रूट तो पहले वाटर लॉगिंग की जो कंडीशन थी उसमें बुरी तरीके से डैमेज हो गई और अब हाईली ससेप्टेबल हो गई ड्रॉट के प्रति, और अब आपके प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट भी पूरे तरीके से रुक जाएगी और उल्टा ड्रॉट के प्रति प्लांट ससेप्टेबल भी हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखें, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। अब क्योंकि ज़्यादातर जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि एटीपी का खर्च होता है, उसमें एटीपी का इस्तेमाल होता है, लेकिन एनर्जी तो इतनी बनी नहीं रही। तो अल्टीमेटली जो आपके इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, इनका कोई ढंग से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। नतीजा अल्टीमेटली प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में चला जाएगा और कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स की यहाँ पे टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलेगी, जैसे मैंगनीज वगैरह है, आयरन वगैरह है। इसके अलावा नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो नाइट्रेट आयन है वो आपके डाई नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन तो गैस है तो वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। यहाँ पे सूडोमोनास और थायोबैसिलस ये काम करते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था कि जो मिनरल आयन का एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल करके ये काम होता है। अब ये होता किस तरीके से, ये एक बार हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन का डायग्राम बना रखा है। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये मेम्ब्रेन का बाहरी जो है वो बाहरी साइड है, यानी कि आउटर साइड है। ये बाहरी मिट्टी का एनवायरनमेंट है, ये जो है मेम्ब्रेन का अंदर का एरिया है और ये सेल के अंदर का एरिया है, और ये मेम्ब्रेन जो है उसकी इनर साइड है। ये इनर साइड है मेम्ब्रेन की, ये आउटर साइड है मेम्ब्रेन की। ये बाहरी एनवायरनमेंट है सॉइल का, ये इनर एनवायरनमेंट है किसका, जो सेल है उसका। और एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है मिनरल आयन को, रूट हेयर। और रूट हेयर वो होता क्या है, एपिडर्मल अपेंडेज, एक्सटेंशन होता है एपिडर्मल सेल्स का। तो एक्चुअल में ये जो इनर स्पेस है ये एपिडर्मल सेल की मेम्ब्रेन की ही अंदर की स्पेस है, मेन सेल की, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन का इनर एरिया है। अब यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि जो मिनरल आयन एब्जॉर्ब होगा, याद रखना सेल के अंदर ऑलरेडी उसकी कंसंट्रेशन हाई है, क्योंकि हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि सॉइल सॉल्यूशन में, सॉइल में मौजूद जो मिनरल आयन है उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी रूट हेयर या रूट सेल जो है उसके अंदर काफ़ी हाई है। हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे काम करेंगे और एनर्जी का इस्तेमाल करके बाहर से जो मिनरल आयन है उसको अंदर लेकर के जाया जाएगा। और एक बार मिनरल आयन अंदर आ जाएगा सेल के, तब वो बाहर नहीं जा सकता। ये बात ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो थ्योरी है वो है कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी, और ये दी किसने थी, ये दी थी वांडर, ये वैज्ञानिक का नाम है ये वांडर हॉर्नेट, 1937 में इन्होंने बताया था। अब इन्होंने बताया था यहाँ पे ये जो काम होता है आयन को अंदर लेकर के जाने का एक्टिवली, ये काम करते हैं कुछ स्पेसिफिक कैरियर, और ये कैरियर और कुछ नहीं है, ये एंजाइम होते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले होता कुछ इस तरीके से है कि ये जो कैरियर है इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। ये कैरियर एक्टिवेट होते हैं एटीपी का इस्तेमाल करके। कैरियर जब एक्टिवेट हो जाता है तब वो अपनी शेप को इस तरीके से चेंज करता है कि जा करके जो मेम्ब्रेन का आउटर साइड था सॉइल की तरफ वाला, वो वहाँ पर जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और जो आयन बाइंडिंग साइड थी उसको एक्सपोज करेगा बाहर की साइड पर, ठीक है। अब आयन जो है अब आयन जो है इस कैरियर से जाकर के बाइंड करेगा। आयन जब कैरियर से जाकर के बाइंड कर जाएगा तो यहाँ पे एक्टिवेटेड, जो कह सकते हो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड आयन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो एक्टिवेशन हुआ, जो कैरियर प्रोटीन था हमारा, जो कैरियर प्रोटीन था जो कि अल्टीमेटली एक तरीके से एंजाइम ही है, वो सबसे पहले एक्टिवेट हुआ एटीपी का इस्तेमाल करके, ठीक है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद में वो जो है एक्टिवेट तो हो गया। अब एक्टिवेट होने के बाद में ध्यान रखना कि जो बाइंडिंग साइट होगी आयन वाली उसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये जा करके इस
ये जो बाहर की तरफ आपको मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड देखने को मिल रही है, यहाँ पे जाकर के वो कैरियर प्रोटीन बाइंड करेगा और उस बाइंडिंग साइट को, जो आयन बाइंडिंग साइट थी, उसे बाहर की तरफ एक्सपोज करवाएगा। इसी बाइंडिंग साइट पर जाकर के आयन बाइंड करेगा। फिर आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम बोलते हैं आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स। सही है। अब ये याद रखना, हर एक मिनरल एलिमेंट के लिए अपना जो कैरियर है वो स्पेसिफिक होता है। कोई कैरियर मान लो अगर पोटेशियम के लिए डिज़ाइन किया गया है तो वो पोटेशियम ही लेकर के आएगा, वो फॉस्फेट लेकर के नहीं आएगा। हर एक कैरियर का अपना जो मिनरल है वो अल्टीमेटली स्पेसिफिक है कि उसे क्या लेकर के आना है। ठीक है। अब एक बार ये आयन जो कैरियर कॉम्प्लेक्स है ये बन गया, अब ये क्या होगा, ये यहाँ से, अभी तो आउटर मेम्ब्रेन पे लगा हुआ था बाहरी साइड की तरफ, अब ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से फ्लिप होगा, रोटेट करेगा, शेप में फिर कुछ चेंज होगा और पूरा मेम्ब्रेन में मूव करता हुआ ये अंदर की तरफ आ जाएगा और मेम्ब्रेन का जो इनर साइड है यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो आयन हमारा कॉम्प्लेक्स था, ये जिसे हम आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा और ये आयन अंदर रिलीज हो जाएगा सेल के। आयन अंदर रिलीज हो गया, अब वापस से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये शेप वगैरह में थोड़ा चेंज लेकर के आएगा कैरियर और वापस से आ जाएगा बाहरी साइड में, जो मेम्ब्रेन का आउटर साइड था, और वहाँ पे जाके फिर से लग जाएगा अगले आयन को लेकर के आने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, जैसे कि जो कैरियर के एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे एंजाइम लगता है, वो एंजाइम कौन सा लगता है, उसे हम काइनेज बोलते हैं। यहाँ पे एटीपी का खर्च आता है। एटीपी और काइनेज के इस्तेमाल के बाद में कैरियर जो है, यानी कि काइनेज तो एंजाइम हो गया, काइनेज है और यहाँ पे एटीपी है, इन दोनों का इस्तेमाल करके जो हमारा कैरियर प्रोटीन था वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होकर के ये यहाँ पे स्टार्ट से इसको एक्टिवेटेड कैरियर प्रोटीन को हम बता रहे हैं। फिर कुछ नहीं है, इसके साथ आयन बाइंड कर गया तो आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया। उसके बाद में वो मेम्ब्रेन के अंदर मूव करके इनर साइड की मेम्ब्रेन में बाइंड करके आयन को रिलीज़ कर देता है और अपनी ही जो ऑलरेडी उसके पास में एनर्जी थी उसका कुछ इस्तेमाल करके वो वापस से यहाँ पे आएगा और बाइंड करेगा, जिसमें एटीपी का खर्चा हुआ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि पहला तो ये कि ये स्पेसिफिक होते हैं, जैसा मैंने बता दिया, हर एक कैरियर अपनी स्पेसिफिक आयन के लिए स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है अगर मान लो कोई स्पेसिफिक कैरियर जो है वो पोटेशियम के लिए है तो पोटेशियम ही लेकर के आएगा, फॉस्फेट वगैरह नहीं लाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना, हर एक आयन का अपना कैरियर स्पेसिफिक है। दूसरा है यहाँ पे सेचुरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कैरियर बिल्कुल एंजाइम ही है एक तरीके से। जिस तरीके से मान लो समझो कि एक कोई एंजाइम है जिस पर 2 बाइंडिंग साइट थी, यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो मान लो एक बार में 2 बाइंड कर सकते थे, तो इनिशियली मान लो केवल 1 बाइंड कर रहा है, ठीक है। और मान लो पहली बार में 1 ने बाइंड किया, ठीक है, रेट इनिशियली कम था। फिर मान लो, क्योंकि 2 बाइंडिंग साइट अब मान के चल रहे हैं ना, तो मान लो फिर 2 सबस्ट्रेट जो है अब बाइंड कर रहे हैं, यानी कि रेट इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि 2 ही बाइंडिंग साइट थी सबस्ट्रेट्स के लिए, तो क्या हुआ, अब पूरे तरीके से सेचुरेशन हो गया। अब अगली बार तभी सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा जब पहले ये 2 अलग दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है और सेचुरेशन यहाँ पे अचीव हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मिनरल आयन का एब्जॉर्प्शन है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिर अगली प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जो रूट्स हैं, अब रूट से इथाइलिन लगातार यहाँ पे फॉर्मेशन होती रहती है और वो लगातार यहाँ पे रिलीज होता रहता है। अब क्या होगा, क्योंकि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है और पोर स्पेस तो पूरी तरीके से वाटर से सेचुरेट हो चुके हैं पोर सारे के सारे, तो क्या होगा, वो इथाइलिन जो रूट से रिलीज हो रहा है वो मिट्टी में ही इकट्ठा होता रहेगा और प्रॉब्लम कॉज करेगा रूट टिश्यू के लिए। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे हमें प्रोग्राम सेल डेथ देखने को मिलेगी, जो सेल डेथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा पत्तियाँ जो हैं पूरे तरीके से नीचे मुरझाने लगेंगी। इसके अलावा जो हेल्दी ग्रोथ के केस में जो रूट से साइटोकाइनिन और जिबरेलिन का प्रोडक्शन होता प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी रूट के केस में साइटोकाइनिन और जिबरेलिन की फॉर्मेशन होती है जो ग्रोथ प्रमोटर है, वो भी नहीं होगा क्योंकि रूट डैमेज है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें भी प्रोड्यूस नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ विजिबल शूट सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, कुछ विजिबल शूट सिम्टम्स
जैसे कि पत्तियों का पीला पड़ना, क्योंकि नाइट्रोजन का मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी, विल्टिंग देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे देख रहे हो पत्तियों का पीलापन है, ये विल्टिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रीमेच्योर लीफ, फ्लावर ड्रॉपिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फिर पौधे में। अब वाटर लॉगिंग के प्रति कुछ प्लांट्स में तो नेचुरली एक एडेप्टेशन देखने को मिलता है कि उनमें एरेनकाइमा जो टिश्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं जिसे हम एरेनकाइमा बोलते हैं, जिनमें एयर इंटरनल एयर चैनल होते हैं। तो इनके ज़रिए जो रूट्स हैं उनको एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहती है। इस वजह से जैसे आपने देखा होगा पैडी के केस में कितना पानी भरा रहता है, लेकिन तो भी जो धान है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं जिन्हें हम एरेनकाइमा बोलते हैं। अब इन्हीं एरेनकाइमा की वजह से जो ऑक्सीजन है वो ट्रेवल करके सीधे रूट्स तक पहुँच जाती है जो पानी में सबमर्ज है। क्रॉप राइस जैसे क्रॉप में ये चीज़ें नेचुरली होती हैं, लेकिन कुछ आपके जो दूसरे क्रॉप्स हैं जैसे मेज़ व्हीट हो गया या कुछ और दूसरे क्रॉप्स हो गए, उनमें ये चीज़ें वक्त के साथ डेवलप होती हैं एडवेंटिशियसली, जब स्ट्रेस आपका ग्रेजुअली थोड़ा लंबे समय तक के लिए रहे और वो एडेप्ट करने का उनको टाइम मिल पाए। तो ये जो है, अब जैसे यहाँ पे देखो ये क्रॉस सेक्शन एरेनकाइमा का यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसमें देख रहे हो कितनी सारी एयर कैविटी है। तो ये टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होता है आयंस का। इसके अलावा हाँ, ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट है अब।